वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10वीं कक्षा का दूसरा अध्याय जिसका नाम है एसिड बेस और सॉल्ट मीन्स अम्ल अक्षारक और लवण। आज हम बताएंगे कि सांद्र अम्ल क्या होते हैं और तनु अम्ल क्या होते हैं। अब आपके पास जो सांद्र अम्ल है, सांद्र अम्ल का मतलब कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स, वो अम्ल जिनके अंदर पानी की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, उनको हम नाम क्या देते हैं? सांद्र अम्ल मीन्स कंसंट्रेटेड एसिड्स। तनु अम्ल क्या होंगे? वो अम्ल होंगे जिनके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी, मीन्स वो क्या कहलाएंगे? डाइल्यूट एसिड्स। जैसे मैंने उदाहरण लिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अब इन्हीं सांद्र जो आपके पास अम्ल हैं यानी कि जो कंसंट्रेटेड एसिड हैं, इन्हीं से हमने क्या बनाना है? डाइल्यूट एसिड्स को। जैसे तनु हाइड H2SO4, तनु HCl और तनु HNO3। अब जो आपके पास सांद्र अम्ल है उनको आपको तनुकृत किस प्रकार से करना है? जब हम सांद्र अम्ल को तनुकृत करते हैं तो वो एक ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल को तनुकृत करना कैसी अभिक्रिया बताया मैंने? ऊष्मा अक्षेपी। इसका मतलब क्या है कि उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है या फिर बाहर निकलती है। अब इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि ऊष्मा बाहर निकल रही है या नहीं? तो आपने क्या करना है, इस तरह से एक बीकर लेना है। बीकर में 10 ml तक जल यानी कि पानी को लेना है और अब उसमें क्या करना है? बूंद बूंद करके 2 या 3 बूंद हमें किसकी डालनी है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। अब ये बूंद बूंद करके किससे डालोगे आप? ड्रॉपर की सहायता से। तो आपने जैसे ही इसमें बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला और आपने इस बीकर को छूकर देखा तो बीकर कैसा हो जाएगा? गरम। अब आपने 10 ml में 2-3 बूंदें डाली और बीकर आपको कैसा महसूस हुआ? गरम। तो इसका मतलब वहां पर ऊष्मा बाहर निकल रही है और वो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन अगर मैं इसमें 2-3 बूंद ना डालकर बहुत सारा अम्ल डाल दूं तो बीकर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और हो सकता है ये बीकर टूट भी जाए। तो इसीलिए इसको तनुकृत करने का एक सही तरीका हमें अपनाना चाहिए। अब हो सकता है कुछ बच्चे क्या करें कि एक बीकर लें, बीकर में क्या ले लें? अम्ल को ले लें, सांद्र अम्ल। जैसे अभी हमने लिया था किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को। और इसके अंदर किसको मिलाना शुरू कर दें? जल को। तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हानिकारक क्यों हो सकता है? अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और ऊपर से जो जल गिरेगा उसकी मात्रा कम है। तो जैसे ही जल गिरेगा, दोनों के आपस में मिलने से अम्ल और जल के ऊष्मा बाहर निकलेगी और एकदम से ऊष्मा विस्फोटक तरीके से निकलेगी। और क्या होगा? जो जल होगा वो भाप बनकर बाहर निकलेगा और उन भाप के सरफेस पर यानी कि उनकी सतह पर क्या होगा? अम्ल। और जैसे ही भाप बाहर निकलेगी अम्ल के साथ तो उसके छींटे इधर उधर पड़ेंगे। हो सकता है वो किसी के कपड़ों पर गिरें, चेहरे पर गिरें, और जहाँ भी वो गिरेंगे वहाँ पर क्या करेंगे? उस सतह को, उस सरफेस को जला देंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो किसी भी अम्ल को तनुकृत करने का सही तरीका क्या होगा कि आप जल के अंदर अम्ल को मिलाएं, ना कि अम्ल के अंदर जल को। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा अम्ल को तनुकृत करने के लिए जल में अम्ल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बूंद बूंद करके मिलाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब आप किसी भी अम्ल को पानी के अंदर डालते हो तब क्या होता है? तो जब भी हम अम्ल को पानी में डालते हैं तो वो अम्ल टूट जाता है और टूटने के बाद वो हमें क्या देता है?
आयन, और वो आयन आपको कौन सा मिलता है? हाइड्रोजन आयन, मतलब के H पॉजिटिव आयन। और किसी भी अम्ल की जो अम्लता है वो किसकी वजह से होती है? उसके इस H पॉजिटिव आयन की वजह से। अब ये हम क्यों कह रहे हैं कि H पॉजिटिव आयन की वजह से है? जैसे मैंने अब एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के लिए हमने क्या लिए? एक परख नली, और उस परख नली के अंदर हमने किसको ले लिया? सोडियम क्लोराइड को, NaCl को, और इसमें आपने बूंद बूंद करके किसको डाला? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को। और इतना डालना है कि जो NaCl है वो क्या हो जाए? यहाँ पर घुल जाए किसके अंदर? सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर। जैसे ही आप इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो आपके पास अभिक्रिया होगी। NaCl सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, और क्या बना देगा? यहाँ से Na2SO4, और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। अगर आप इसको संतुलित करेंगे तो हमने लगा दिया 2। जो यहाँ से ये HCl निकलेगा ये किसके रूप में निकल कर जाएगा? गैस के रूप में। अब यहाँ से गैस निकली HCl। अब हमें पता है HCl तो क्या है? एक अम्ल है। और अम्ल क्या करता है? जो नीला लिटमस पत्र है उसको किस में बदल देता है? लाल में। अब आप क्या करोगे? एक नीले लिटमस को, पेपर को, पत्र को कहाँ लेकर आओगे? इस परख नली के मुंह के पास। तो इसका मतलब जैसे ही नीले लिटमस पत्र को लेकर आओ वो किस में बदल जाना चाहिए? लाल में। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो HCl गैस यहाँ से जा रही है वो भी कैसी है? शुष्क HCl। और जो आपने लिटमस पत्र लिया वो भी आपके पास कैसा है? शुष्क। और अभी मैंने बताया कि जब आप किसी भी अम्ल को पानी के अंदर डालते हो तो वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, और टूट कर क्या देता है? H पॉजिटिव आयन। और उन्हीं H पॉजिटिव आयन की वजह से, हाइड्रोजन आयन की वजह से वो क्या शो करता है? अपना अम्लीय गुणधर्म। तो इसका मतलब जब आपने HCl गैस को यहाँ से नीले लिटमस पत्र के संपर्क में लेकर आए तो वो आयनाइज्ड नहीं होता, मीन्स वो टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि टूटने के लिए किसकी आवश्यकता है? जल की। तो ना तो HCl में जल, क्योंकि वो भी शुष्क, ना लिटमस पत्र के अंदर जल, क्योंकि वो भी हमने कैसा लिया है? सूखा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जलीय विलयन में अम्ल का क्या होता है तो हम कहेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल टूट जाता है, और टूटकर आपको क्या देता है? हाइड्रोजन आयन, यानी कि H पॉजिटिव आयन। और इन्हीं H पॉजिटिव आयन के कारण ही अम्ल का गुण कैसा होता है? अम्लीय होता है। अभी जो मैंने आपको बताया, जो प्रयोग किया, अगर मैं उसमें आपसे पूछूं कि जो HCl गैस वहाँ पर उत्सर्जित हुई वो कैसी थी? सूखी, यानी कि शुष्क HCl गैस। तो उसने लिटमस पत्र के रंग को नीले से लाल क्यों नहीं किया? तो आप क्या कहोगे कि HCl गैस को टूटकर H पॉजिटिव देने के लिए किसकी जरूरत थी? जल की। और जल नहीं था तो H पॉजिटिव आयन वहाँ पर नहीं निकला, और इसीलिए HCl का जो अम्लीय गुण था वो वहाँ पर आपको नजर नहीं आया, और इसीलिए उसने नीले लिटमस पत्र को लाल में नहीं बदला। दूसरा यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आप जो आपने नीला लिटमस पत्र लिया था उसको गीला करके आप उस परख नली के मुंह के पास लेकर जाते हो तो वो नीले से किस में बदल जाता है? लाल में। ऐसा क्यों होगा? तो उसका उत्तर आएगा आपके पास कि जब आपने गीला लिटमस पत्र लिया तो HCl गैस को क्या मिल गया? वहां पर जल, और HCl गैस जल के साथ घुल गई, और उसने वहां पर आपको क्या दे दिया? H पॉजिटिव आयन दे दिया। और H पॉजिटिव आयन जैसे ही मिला तो उसने अपना कौन सा गुण बताया आपको? अम्लीय गुण। और उसने नीले लिटमस पत्र को किस में बदल दिया? लाल लिटमस में। लाल लिटमस यानी कि लाल रंग में।
अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो H पॉजिटिव आपके पास हाइड्रोजन आयन होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। छोटे होने की वजह से ये स्थिर नहीं होते। स्थिर का मतलब ये स्टेबल नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, पानी के साथ जुड़ जाते हैं और किस रूप में हमें प्राप्त होते हैं, H3O पॉजिटिव आयन के रूप में, यानी कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में। तो अगर हम ऊपर वाली अभिक्रिया को दोबारा से लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, HCl H2O क्या देगा को हाइड्रोनियम आयन और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा, Cl नेगेटिव आयन। Cl नेगेटिव यानी कि जो ऋणात्मक आयन है वो भी पानी के साथ हैं, तो इसीलिए इसके साथ ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, जलीय एक्वस AQ। यहाँ से क्या हुआ, H पॉजिटिव आयन पानी के साथ जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक और आ गया, H3 हाइड्रोजन पर पॉजिटिव था यानी कि धनात्मक चिन्ह था, इसीलिए आपने H3O पॉजिटिव दिखाया। ऐसे ही हम दूसरे एसिड्स को भी जब पानी में घोलते हैं तो वो भी आपको क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन। तो उनकी अभिक्रिया को भी हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो और भी मैंने यहाँ उदाहरण लिखे, सल्फ्यूरिक अम्ल पानी के साथ विलयन में जाएगा तो क्या देगा, 2H पॉजिटिव देगा और सल्फेट आयन देगा। ऐसे ही आप इसी अभिक्रिया को इस रूप में भी लिख सकते हो। H पॉजिटिव को मैंने किस रूप में दिखाया, इसमें हाइड्रोनियम आयन के रूप में। ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल HNO3 जल के साथ H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन देगा। या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपने H पॉजिटिव को कैसे दिखाया, हाइड्रोनियम आयन के रूप में। बाकी सारा ऐसे ही है जैसे हमने इस अभिक्रिया में दिखाया। फिर आपके पास ये एसिटिक अम्ल हो गया, ये कार्बोनिक अम्ल और ये आपके पास फोस्फोरिक अम्ल। इनका भी जब आप जल में विलयन करोगे तो ये एसीटेट आयन देंगे, कार्बोनेट आयन देंगे, फोस्फेट आयन देंगे और साथ में H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम। इसमें 2H आएंगे और इसमें 3H पॉजिटिव आएंगे। या फिर आप क्या दिखा सकते हो, इनको हाइड्रोनियम आयन के रूप में। अगर अब आप इन अभिक्रियाओं को देखते हो तो इनमें आपको कुछ अंतर नजर आया होगा। जैसे जब मैंने इनको लिखा तो मैंने जो ये एरो लगाया ये कैसा है, पूरे का पूरा आपका आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन इन तीनों अभिक्रियाओं में क्या है कि जितनी आपकी अभिक्रिया आगे जा रही है उतनी ही अभिक्रिया पीछे वाली डायरेक्शन में भी है, दिशा में भी है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कुछ अम्ल आपके विलयन में पूरी तरह से टूटकर अधिक मात्रा में क्या देते हैं, H पॉजिटिव। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो विलयन में पूरी तरह से नहीं टूटते, यानी कि वो कम मात्रा में आपको क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन। तो इस प्रकार से हम उनको नाम क्या देंगे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। यानी कि जो अच्छे प्रकार से नहीं टूटते, पूर्ण रूप से नहीं टूटते, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल, यानी कि वो कम मात्रा में क्या देंगे, H पॉजिटिव। लेकिन जो आयन पूरे तरीके से टूटकर H पॉजिटिव दे देंगे, ज़्यादा मात्रा में देंगे, वो आपके पास कैसे कहलाएंगे, प्रबल अम्ल। तो अब हम इन्हीं को परिभाषित करेंगे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से अगर हम अक्षारकों को देखें यानी कि बेसिस को देखें तो बेस में भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, यानी कि प्रबल अक्षारक और दुर्बल अक्षारक भी मिलते हैं आपको। ये हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।